हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, ये सीरीज चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर जगह ये सीरीज काम आने वाली है। अगर आपने संविधान पहले पढ़ रखा है तो भी आप देखो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप खूब डिटेल में पढ़ सकते हो। क्यों मैं इसलिए मैं इसे पीडीएफ से बना रहा हूँ, क्योंकि आप कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाएँ। अगर बोर्ड पे लिख कर बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए साथियों, इस सीरीज को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे पीछे हमारा टूटा फाटा घर दिख रहा होगा। ऐसे ही बेकार सा घर है। कोई दिक्कत नहीं है यार, हम भी गरीब ही हैं आप ही के जैसे। तो देखो यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक जाता है। और अब सभी आर्टिकलों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। और अब मैं थोड़ा स्लो ही बताऊंगा, मुझे लगता है मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा ज़्यादा फास्ट बता दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप ढंग से वीडियो को देखो। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हो, ठीक है। और इसी में दिया गया आर्टिकल 1 में, और पहले भाग में भी यही चीज़ दी गई है और पहली अनुसूची में भी यही चीज़ दी गई है। अब देखो यहाँ पे भारत एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं राज्य। यहाँ पे बताया गया, देखो एक होता है कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। फेडरेशन यूनियन की हिंदी संघ ही होती है, और कन्फेडरेशन की परिसंघ होती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है, तीनों को मैं समझा देता हूँ। परिसंघ जो होता है, इसमें से जो मान लो कोई देश होगा, परिसंघ होगा, उसमें से कोई राज्य आसानी से निकल सकता है, लेकिन संघ में निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सा? फेडरेशन वाला, थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन यूनियन जो होगा उसमें तो भाई मेरे निकल ही नहीं सकता। आप देख रहे हो जो जम्मू कश्मीर है, उसने एड़ी से चोटी, चोटी से एड़ी, जो भी कहो आप, पूरी दम लगा दिया, लेकिन अलग देश नहीं बना। आखिर वो केंद्र शासित प्रदेश ही बन गया। यूनियन में ये पावर होती है, ठीक है। आगे देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। यानी देखो, हम आपको आसानी से बताएं, सिंपल से याद रख लो। दूसरा आर्टिकल क्या करता है कि किसी को भी दूसरे विदेशी को मिलाओ, और तीसरे आर्टिकल के तहत उसे कूच कांच करके उसका नाम परिवर्तित, उसकी सीमा परिवर्तित सब कर सकते हो, ठीक है। और चौथे आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति बिल्कुल टोक नहीं सकते हो, राष्ट्रपति टोक नहीं सकते हैं, यानी कि कुछ भी रोक नहीं सकते हैं संसद, चाहे उसे किसी को भी, ये जब आर्टिकल 2 और 3 के तहत काम कर रही हो तो। ये आर्टिकल 14 कहता है। चलो मैं यहाँ पे आप दिखा के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, संसद राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से, ये तो आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रख लेना, ठीक है भाई। आगे देखो आर्टिकल 3, संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एवं का नाम एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये चीज़ मैं आपको भी बता दिया हूँ। आगे देखो, और इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे कई राज्य निर्माण हुए थे, मैंने ट्रिक बताई थी। 36 उत्तराझाड़ से, ठीक है, 36 से छत्तीसगढ़ है, ये एमपी से काट कर 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था, 26वां राज्य था, ठीक है भाई। और उत्तराझाड़ से देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, ये 3 बने थे। एमपी से, दूसरा वाला यूपी से, तीसरा वाला बिहार से काट के, ये 1 नवंबर को, दूसरा 9 नवंबर को, तीसरा 15 नवंबर को, आप याद रख लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 26वां ये था, ये 27वां, ये 28वां, और 29वां तेलंगाना था, आप जानते हो 2 जून 2014। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए आर्टिकल 4 क्या कहता है, संसद आर्टिकल 2 व 3 का काम कर रही हो तो और राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये बात मैं पहले ही बताया था आपको। चलिए अब यहाँ पे कई आयोग आए हैं, इन आयोग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एस्केधर आयोग 1948 में आया था, ठीक है। ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। पूछेगा पहला ये क्या नाम आयोग कौन सा था, तो एस्केधर आयोग, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से एक देखो, जेवीपी समिति आई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, 1948 इसका गठन हुआ था। ये 3 लोग थे, बस इतना आप याद रख लेना अच्छे से। आगे आप देखो, ये जो है थोड़ा सा, ये थोड़ा पढ़ लेना, आपके काम का है, ठीक है, पढ़ लेना। ये जो इम्पोर्टेंट बात है मैं भाई बताते चलता हूँ, ये बात जरूर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो दी गई है आप देख रहे होंगे, 1 अक्टूबर 1953 को, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर देखो, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और आयोग पूछे तो एस्केधर आयोग है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये सारा याद रख लेना। 1953 में फजल अली आयोग आया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को गठित कर दिया जाए, लेकिन एक राज्य की एक भाषा नहीं होगी, मतलब एक राज्य में एक भाषा नहीं। जैसे मान लो गुजरात है, गुजराती ही वहाँ चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वहाँ पर अदर भाषाएं भी चलती हैं। जैसे हिंदी लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में चलती है, तो दूसरी भाषा भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहा था इन्होंने। अब देखो
अब यहाँ पे देखो आगे देखते हैं, रिपोर्ट जो आई थी 1956 में इन्होंने दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसके धरा सॉरी ये जो फजल अली आयोग है इसने रिपोर्ट कब दी, 1956 में दी गई थी, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके तहत आप याद रखना 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। साथियों ये एक साहा आयोग और याद रख लेना, ये साहा आयोग 1966 में आया था और इसके तहत पेप्सू को तोड़ा गया था। पेप्सू की पहले फुल फॉर्म देख लो आप यहाँ पे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता जो तुम्हारा ये पंजाब है, हरियाणा है, ये चंडीगढ़ है, ये सब एरिया यहीं पे था, इसी पेप्सू में था, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी बना दिया गया था, इसमें एक चंडीगढ़। अब पूरी बात समझो, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो हिमालय जिस एरिया में उसे हुआ हिमाचल प्रदेश कह दिया गया, हिंदी जहाँ बोली जाती वहाँ हरियाणा बना दिया गया इसी साहा आयोग 1966 के तहत। पंजाबी जहाँ बोली जा रही थी उसे पंजाब बना दिया गया। जो यूटी था, यूटी यानी चंडीगढ़ में थोड़ा विवाद था, हरियाणा कह रहा था हमारा है, पंजाब कह रहा था हमारा है, तो इसमें जो था ये लफड़ा था, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है भाई। मतलब दो बच्चों में लड़ाई हो रही, पिता ने कहा बेटा किसी की चीज़ नहीं है, चीज़ हमारी है, ऐसी कहानी है। देखो भाग 2 देखो, नागरिकता 5 से 11 तक है। वैसे नागरिकता के आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। आर्टिकल इम्पोर्टेंट ये है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 हुआ था, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष के पहले से रह रहा हो, ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता 19 जुलाई 1948 को परमिट लगा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसके बाद जो आयोग नागरिकता मिलेगी ऐसा बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय के थे जब देश विभाजन हुआ था। आर्टिकल 7 भारत से पाक और फिर पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947 को परमिट लगा दिया गया था यहाँ पर भी। आर्टिकल 8 जो है ये कहता है भारत से बाहर रह रहा बच्चा जिसके माता पिता भारतीय हों उसे भी नागरिकता दी जाएगी। और इम्पोर्टेंट है 9वां, किसी भी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त जो है हो जाएगी, ठीक। आगे देखिए, एक जनगणना यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, जनगणना जो है कौन कराता है, गृह मंत्रालय कराता है, याद रखना। जो अब देखो आर्टिकल 10 देख लो, ठीक है। नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है यदि व्यक्ति के द्वारा कोई अन्यथा काम यानी कोई उल्टा सीधा काम ना किया जाए, कोई नागरिकता तुमसे नहीं छीन सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता का कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा, ये आर्टिकल 11 कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, जन्म के आधार पर यहाँ पे एक भारतीय हो, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई, ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला मैं यहाँ पे एक स्लाइड और लगा देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लो, अच्छी क्वालिटी कर लो, थोड़ा एक बार पढ़ लो, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद देखो ये नागरिकता वाला आप पूरा पढ़ लेना। अब आगे मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक जाते, भाग 3 है, ये तो मैं पहले ही पार्ट में आपको बता दिया था सारे भाग। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक जाता है, पहले ये 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने अच्छे हैं, कौन सा हटाया गया आप बताओ। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मोरारजी देसाई ने कराया था उसके तहत इसे आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है ना। और इसके बाद एक बात और बताओ कि ये जो 300 में डाल दिया गया, 300 का आर्टिकल किस भाग में है, तो भाग 12 में है, ये भी याद रखना, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 12 में परिभाषाएं हैं, राज्य, देश, स्टेट, गांव, नगर, इन सब की परिभाषाएं मिल जाएंगी आपको। और आर्टिकल जो 13 है, ऐसे मैं मौखिक बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं होगा। आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि अगर किसी भी नागरिक को यानी कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें से उन लोगों में से अगर जो भारत के संविधान का नियम है उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस नियम को सुप्रीम कोर्ट बदल देगा, ये कहा गया है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 से 18 तक की यहाँ ट्रिक से बताते हैं, फटाफट देखो यहाँ पे आर्टिकल, ये देखो ये है समता का अधिकार। 6 प्रकार के अधिकार है ना, 6 के 6 मिल जाएंगे आपको। मैं मौखिक एक बार बता देता हूँ। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है अल्पसंख्यकों का अधिकार, और 6वां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल तक जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दो भाई, देखो ये ट्रिक है, समान धर्म, जाति, लोक, अस्पृश्यता की उपाधि, ये 5 ट्रिक हमने करे हैं,
तो ध्यान दो, समान से आप याद रख लेना, समान देखो विधि के समक्ष समता, ये लिख रखा है ना, विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है, देखो यहाँ पे आप जाति या धर्म से आप याद रख पाओगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लो आर्टिकल 16, वहाँ ट्रिक में आप देखे हो लोक शब्द था ना, लोक अस्पृश्यता की उपाधि है ना, लोक से लोक नियोजन पर समानता और 17 अस्पृश्यता का अंत। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो, संविधान इसके ऊपर ही मैंने बनाई थी, मौलिक अधिकार पे बड़े बोर्ड पे मैंने बनाई थी। आगे देखो, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा से संबंधित अभी भी अलाउ हैं। आगे देखो, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। अच्छा, संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, आर्टिकल 19 को कहा जाता है। आगे आप देख लो यहाँ पे आर्टिकल 13 क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा, यही चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, न्यायिक समीक्षा जो मैंने मौखिक बताई थी। आगे देखो, यानी कोई पुराना कानून जो किसी को कोई समस्या उत्पन्न करे, उसे हटाने की पावर सुप्रीम कोर्ट को है। ये चीज़ मैं आपको मौखिक बताया था, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13 में है। चलिए आगे देखो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से, इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान दो, इसकी ट्रिक यहाँ पे शायद नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार, आगे मिल जाएगी, ठीक है। वाक से मतलब बोलना, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 में ही है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहे, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, ये जो है आर्टिकल 19 में, ये 19 के 6 पार्ट हैं, 7 पार्ट थे, 6 ही रह गए। इसमें से एक संपत्ति का अधिकार उठा के आर्टिकल 300 में फेंक दिया गया, जिसे विधि अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार नहीं रहा वो, ठीक है। यहीं पे है, देखो हम सब बता देते हैं। देखो 19 का पहला क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया यानी प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में ही है। और 19(2) देखो आप, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19(3) में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(4) में किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(5) में किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, उसका अपवाद हुई, ठीक है। आगे देखो, आर्टिकल 19(6) कहता है संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में पहले ही बता चुका हूँ, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 में इसे डाल दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, मोरारजी देसाई ने कराया था, ठीक है। जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखो, आर्टिकल 19(7) जो है, ये कहता है कोई भी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, बस 2 नंबर का काम ना करते हो आप, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर है ट्रिक, अब इसी की है ये ट्रिक जो कि मैं पहले भी बताया था, वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार। आप यहाँ से कैसे याद रख पाओगे, देखो यहाँ पे देखो, वाक है बोलने की स्वतंत्रता, ये 19 हो गया। अपराधों की 2 सिद्धि में संरक्षण, आगे मिलेंगे आपको। प्राण से है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। गिरफ्तार से है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध। आगे देखो, मुझे तो सब याद हैं, लेकिन आप 1 बार 2 बार देखोगे सब याद हो जाएंगे मेरे भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, ठीक है। देखो इधर, संविधान की रीढ़ आर्टिकल 19 को कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत है। ये यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं, थोड़ा याद रख लेना। आगे देखो, यहाँ पे आर्टिकल 20 के अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21(a) क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस पे लगाओ IMP, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 21 है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। और 86वां संविधान संशोधन में ही 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 51 का आर्टिकल में। याद रखना, 51 का आर्टिकल को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े गए थे। लेकिन अब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 1 मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, 11, और मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। याद रख लेना, ठीक है भाई। चलिए, आर्टिकल 22 देखो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। आगे देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी ट्रिक है बलात्कार खाना। आप यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बलात् से मतलब है कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। कारखाना मतलब बच्चों का कारखाने में जाने से वर्जित है, यानी कि प्रवेश नहीं कर सकते, यानी काम उनसे जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। जबरदस्ती का कि 18 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उससे कारखाने में आप काम नहीं करा सकते, ये आर्टिकल 18 कहता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आर्टिकल 23-24 आपको बता दिया, पढ़ लेना।
आगे देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक। इसकी ट्रिक देखो आप यहाँ पे, अंतःकरण का प्रबंध कर उपासना करें। आर्टिकल 25 है अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जैसे वहाँ किसी किसी धर्म में कोई कोई रिवाज है, जैसे तलवार रखना, ये सिखों का रिवाज होता है। हिजाब यानी मुस्लिम औरतें ये हिजाब जो बुर्खा वगैरह पहनती हैं, और सिंदूर जैसे मान के चलो हिंदू धर्म में लेडीज सिंदूर लगाती हैं। तो अब आर्टिकल 26 देख लेते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें बताया गया आर्टिकल 26 में। अच्छा देखो, ये जो 25 से 28 आर्टिकल हैं, इनमें एक एक करके नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि बताइए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किस किस आर्टिकल में फैला है। 25 से 28 आपसे यही पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको एक एक डिटेल में बता रहा हूँ, आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। ये सामूहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 वही है। आर्टिकल 27 देख लो, करों के संदाय की स्वतंत्रता, ये यानी कि जो धार्मिक पैसा होगा उसमें टैक्स फ्री होगा, ठीक। आर्टिकल 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना से स्वतंत्रता, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, याद रखना। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 आर्टिकल है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार है, ठीक है, ये आर्टिकल कहता है 29, ठीक। आगे देखो, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान में वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी अल्पसंख्यक, यानी जिसकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये अल्पसंख्यक है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में हिंदू भी अल्पसंख्यक में गिना जाता है। आगे देखिए, आर्टिकल 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, जैसे जो भी उनका मान लो अपने धर्म के हिसाब से जो उनकी स्टडी होती है वो आप खोल सकते हो, सरकार धन उपलब्ध कराएगी, ये आर्टिकल 30 कहता है। आगे देखिए, आर्टिकल 31 संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये जो है कहा गया था, ठीक है। इसे मतलब उठा करके 300 काम में इसे भी फेंक दिया गया, और वो 19 में था, 19 का 6 पार्ट था, वो भी उसी में था। देखो, दोनों में अलग अलग संपत्तियां, एक होती है खरीदी हुई संपत्ति, एक होती है जो उत्तराधिकार की संपत्ति, ये दोनों अलग अलग संपत्तियां इन्हीं दोनों आर्टिकल में दी गई। आर्टिकल 32 देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की इसके अंतर्गत रिट जारी करता है। और एक बात और याद रखना, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने, और ये जो है सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उनके नाम आप इन्हें पढ़ लेना, नाम मैं बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में यहाँ पे पूरा मैंने बताया था, सारा लिखा हुआ है। और दूसरा है परमादेश, दूसरी रिट क्या है, परमादेश। रिट क्या होती है हम बता दें, जैसे कि अगर मान के चलो किसी को, मान लो कि किसी को अगर पुलिस ने बंद कर लिया, ठीक है, दरोगा ने उसे बंद कर लिया, बट उसे जो है 24 घंटे का नियम होता है, अंदर रखे, या तो फिर उसे घर भेजे या फिर न्यायालय ले जाए, लेकिन वो 24 घंटे ज़्यादा उसे पीट रहा है अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर उसके घर वाले रिट दायर कर दें, मान लो सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से, कहीं से भी कर सकते हैं, तो वो 24 घंटे में छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो उसका थाना ही टर्मिनेट कर देगा वो, ठीक है। इतना पावर होता है एक ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो देखो, यही चीज़ें होती हैं, रिट दायर कर देता है। रिट 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट से दायर कर सकते हो मौलिक अधिकार के थ्रू, ठीक। कौन कौन सी हैं आपने देख लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, और ये देखो प्रतिशोध लिखा है, प्रतिषेध है, ठीक है, गलत थोड़ा लिख गया है। और 5वीं है उत्प्रेषण, कौन सी है 5वीं, उत्प्रेषण। आप इन्हें थोड़ा पढ़ लेना, इतना डीप में इतना ज़रूरत नहीं है आपको। आगे देखो, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, ये चीज़ मैंने बता दी है आपको। और लेकिन हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, इस बात को भी याद रखना। और हाई कोर्ट मूल अधिकार और अन्य अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के लिए ही रिट जारी करता है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भाई कौन सा काम है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो रिट दायर करने में, क्योंकि मौलिक अधिकार के वो सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे कोई वैसा अधिकार हो, दोनों के लिए रिट जारी कर देता है हाई कोर्ट, ठीक है भाई।
आगे देखो, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने कहा है। आर्टिकल 33 में देख लो आप, मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। सेना, गुप्त संस्थाएं, मीडिया, इन सबको थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि इससे हमें ही हानि होगी, हमारे देश को ही हानि होगी। अगर मूल अधिकार ज़्यादा दिखाएंगे कि पता चला मीडिया ने कोई गुप्त बात बता दी तो दिक्कत हो जाएगी ना। आर्टिकल 34 देखो, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित किया जाएगा। ठीक है। आगे आर्टिकल 35 कहता है, संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 35 कहता है। अब इसके बाद देखो, मूल अधिकार जो हैं ख़त्म हो गए। आगे हम राज्य के नीति निर्देशक से वीडियो बनाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, और मैं थोड़ा सुधार करूंगा और मैं आराम से चीज़ों को खूब अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।